हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस चौथे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 29 है, 29 के बाद में 36 है, 36 के बाद में 50 है, 50 के बाद में 71 है, 71 के बाद में 99 और 99 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है तो वो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या दी गई है 29 से, 29 से कितना बन रहा है 36 से, तो 29 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 29 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 29 और 7 मिलकर बन जाएगा 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 50 है, तो 36 से 50 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 36 के अंदर क्या कर दें +14 कर दें तो 36 और 14 मिलकर बन जाएगा 50। फिर देखिए 50 से कितना बन रहा है 71 है, तो 50 से 71 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 50 के अंदर क्या कर दें +21 कर दें तो 50 और 21 मिलकर बन जाएगा 71। फिर देखिए 71 से कितना बन रहा है 99, तो 71 से 99 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 71 के अंदर क्या कर दें +28 कर दें तो 71 और 28 मिलकर बन जाएगा 99। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 99 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या आई है +7, उसके बाद में संख्या आई है +14, उसके बाद में संख्या आई है +21, उसके बाद में संख्या आई है +28। यानी कि यहां पर चल रहा है क्या, सबसे पहले +7 +14 +21 +28 सभी के अंदर प्लस चल रहा है। तो 99 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर भी क्या करेंगे प्लस करेंगे, लेकिन कितना प्लस करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देखिए। यानी कि 28 के बाद में कितनी संख्या प्लस होगी वो हमें निकालना है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहाँ पर है सबसे पहले 7, 7 से कितना बन रहा है 14, 7 से 14 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 7 और 7 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 21 है, तो 14 से 21 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 14 और 7 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए 21 से कितना बन रहा है 28 है, तो 21 से 28 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 21 के अंदर भी क्या कर दें +7 कर दें तो 21 और 7 मिलकर बन जाएगा 28। अब देखिए 28 से कितना लाना है, हमें अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 28 से अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी के अंदर +7 हुआ है तो 28 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +7 कर देंगे। तो मेरे भाई 28 और 7 मिलकर बन जाएगा
35, यानी कि 28 के बाद में संख्या प्लस होगी 35। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 99 के अंदर इस 35 को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 99 के अंदर प्लस 35 कर देंगे तो 99 और 35 मिलकर बन जाएगा 134, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 134। अब हमें देखना है कि संख्या 134 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 134 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है और दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही सोल्व कर दोगे। फॉर्मूला क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये मेरे भाई फॉर्मूला है। अब हमसे क्या पूछा गया है, टोटल यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट का मतलब हो जाएगा बायां, तो बायां हमें दिया गया है कितना 28 है। तो यहाँ पर मेरे भाई एल के स्थान पर हम क्या रख देंगे 28 रख देंगे। उसके बाद में क्या है आर, आर का मतलब राइट है यानी कि दाईं तरफ है। दाईं तरफ से हमें दिया गया है 15वां स्थान है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे आर के स्थान पर 15 रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर है माइनस 1। अब इसको हम क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर हो जाएगा 28 प्लस 15 कितना हो जाएगा 28 और 15 हो जाएगा कितना 43 है। अब 43 में से हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा कितना 43 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 42, यानी कि उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या होगी 42। अब हमें देखना है कि 42 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 42 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक पंक्ति में रोशनी का स्थान बाएं से 44वां है और दाएं से 10वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने अभी इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, और यदि वो फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दोगे। फॉर्मूला क्या था, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला था टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें टोटल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टी बराबर लेफ्ट, यानी कि यहाँ पर बाईं तरफ कितने दिए गए हैं, तो बाईं तरफ दिया गया है हमें 44वां स्थान है, तो एल के स्थान पर हम रख देंगे कितना 44। फिर क्या है मेरे भाई यहाँ पर है लेफ्ट के बाद में राइट, राइट से हमें दिया गया है 10वां स्थान है, तो आर के स्थान पर हम क्या कर देंगे 10 रख देंगे। उसके बाद में है -1, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर हो जाएगा, देखिए 44 प्लस 10 हो जाएगा कितना, तो 44 और 10 मिलकर बन जाएगा 54। अब 54 में से यहाँ पर हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल बराबर यानी कि टी बराबर आ जाएगा कितना, 54 में से 1 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 53, यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति होंगे 53। अब हमें देखना है कि 53 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 53 हमें दिया गया है ऑप्शन
ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और आप सभी के लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 8 + 3 + 5 = 43 लिखा है और 4 + 7 + 2 = 15 लिखा है तो 6 + 1 + 5 = क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 + 3 + 5 = 43 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हमें यहाँ पर पता करना है कि 4 + 7 + 2 = 15 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 6 + 1 + 5 = क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 8 + 3 + 5 = 43 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 8 + 3 + 5 = कितना लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 43। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस पहली और इस तीसरी संख्या इन दोनों को आपस में किया गया है गुणा। यदि हम 8 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा 8 × 5 = 40 और इस 40 के अंदर क्या किया गया है, जो ये बीच वाली संख्या है इसको जोड़ा गया है। तो मेरे भाई 40 के अंदर यदि हम 3 को जोड़ देंगे तो 40 और 3 मिलकर बन जाएगा 43 और 43 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 4 + 7 + 2 = 15 इसी प्रकार से बना है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पहली और इस तीसरी संख्या को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पहली और तीसरी संख्या को आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 4 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4 दूना के 8 और इस 8 के अंदर हम क्या कर देंगे, बीच वाली संख्या को ऐड कर देंगे। बीच वाली संख्या है 7 तो यहाँ पर देखिए 8 के अंदर यदि हम 7 को ऐड कर देंगे तो 8 और 7 मिलकर बन जाएगा 15 और ध्यान से देखिए 15 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि 6 + 1 + 5 = क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई हम सोल्व करेंगे कैसे, सेम इसी प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर देखिए संख्या है 6 + 1 + 5। अब इसके बराबर में क्या लिखा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या को तो आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए
पहली संख्या है 6 और तीसरी संख्या है 5। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 पंजे के 30। और बीच वाली संख्या को क्या कर देंगे, इस 30 के अंदर ऐड कर देंगे। बीच में कितना है, 1 है, तो 30 के अंदर 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 30 और 1 31। यानी कि 6 + 1 + 5 बराबर लिखा जाएगा 31। अब हमें देखना है कि 31 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 31 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम के अंदर है तो आप देखते हैं इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 8 से यहां पर 32 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 8 से यहां पर 32 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 14 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 8 से यहां पर 32 कैसे बना है। तो यहां पर 8 से 32 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 8 को 2 से भाग किया गया है। तो मेरे भाई 8 को 2 से भाग करेंगे तो यहां पर कितना जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4। अब 4 से 32 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 4 का मल्टीप्लाई किया गया है इसी 8 के साथ में। तो यहां पर देखिए 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 8 चौक 32 और 32 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 14 के अंदर और इस 14 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 14 को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 14 को 2 से भाग कर देंगे तो यहां पर आएगा कितना, 7 है। अब इस 7 का हम क्या कर देंगे, इसी 14 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए यदि हम 7 का मल्टीप्लाई 14 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 14 सत्या के 98। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 98। अब हमें देखना है कि संख्या 98 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 98 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ऑप्शन ए है पंजाब राज्य को, ऑप्शन बी है बिहार राज्य को, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य को और ऑप्शन डी है हरियाणा राज्य को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर के किस अंग में पित्त का निर्माण होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि शरीर के यकृत अंग में पित्त का निर्माण होता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए सभी को इस क्लास को एंड तक देखना है, और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इससे भी बेहतरीन सूचना है आप सभी के लिए, क्या? तो मेरे भाई हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह 9:15 पर आपको ग्रुप डी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट मिलता है, और ये मॉक टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी ये मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। उसी चैनल पर रोजाना 9:15 पर वो मॉक टेस्ट रखा जाता है। तो जो भी अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं वो इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चेन्नई बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1862 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1866 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1948 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1966 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वर्ष 1862 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू को, और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है वोल्टमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी है एमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर के द्वारा और ऑप्शन डी है ओडोमीटर के द्वारा। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है संघनन और ऑप्शन डी है वाष्पीकरण। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी को एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि जो ये रिकेट्स रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर चाहे आप स्टार लगा लेना क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेघालय जो भारत का राज्य है इसको पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है वोल्ट और ऑप्शन डी है वाट। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सी ग्रंथि शरीर का तापमान नियंत्रित करती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर
लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि नामात्र 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1950 में, ऑप्शन बी वर्ष 1959 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1962 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1975 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वर्ष 1959 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।